खुशामदीद। पिछली वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इनवर्ट एक्सेलरेशन क्या होता है और ये किस तरह से एक्ट करता है। और यहाँ पर हमारे पास एक पत्थर था जो कि रस्सी से बंधा हुआ था और इसे मैं घुमा रहा था, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि इनवर्ट एक्सेलरेशन की, जो कि डिपेंड करता है इसकी जो वेलोसिटी जिससे कि इसको घुमाया जा रहा है। और ये मैंने दो अलग अलग लाल एरोज बनाए थे, एक कम वेलोसिटी वाला और एक ज़्यादा वेलोसिटी वाला। और जैसे कि ये जो बड़ा एरो जो है वेलोसिटी का, इसको हमें दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए इसमें हमें ज़्यादा एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ रही थी, या यूँ कहे कि ये ज़्यादा तेज़ी से ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था क्योंकि हमें इसे दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना था। तो ये दूसरा वाला जो बड़ा वेक्टर है इसका वाई कंपोनेंट ये था, जबकि यहाँ पहुंचने के बाद तकरीबन सारे का सारा वेक्टर जो ये वाई कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया और एक्स कंपोनेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया। और अगर वेलोसिटी इसकी कम होती, अगर इसकी वेलोसिटी कम होती तो इसका वाई कंपोनेंट ये होता, और यहाँ पहुँचने के बाद ये सारा का सारा ये वाई कंपोनेंट में इस तरह से तब्दील हो जाता। तो इसमें ये आप ये देख रहे हैं कि वाई डायरेक्शन में ये इसको जो वक्त लग रहा है, एक में आपको ज़्यादा तेज़ी से, ये कि ज़्यादा तेज़ी से खींचना है इसको इस छोटे वेक्टर के मुकाबले में। अगर ये वेक्टर बड़ा होगा तो आपको ज़्यादा तेज़ी से खींचना होगा, आपके पास वक्त भी कम होगा क्योंकि वेलोसिटी भी ज़्यादा है। और यहाँ पर जहाँ के एक्स कंपोनेंट आपका बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और लार्जर वेलोसिटी वेक्टर होगा तो आपको ज़्यादा इनवर्ट एक्सेलरेशन चाहिए होगा ताकि आप इसको इस पॉइंट पर लेके जा सकें। मेरे ख्याल है कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं माजरत चाहता हूं, लेकिन मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो इनवर्ट वेलोसिटी का जो वेक्टर है, इसको भी वेलोसिटी के साथ साथ इसमें तब्दीली आनी चाहिए ताकि ये इसको अपने पाथ पर कायम रख सके, इस रॉक को, इस पत्थर को, जो कि इसको हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो हमारे पास टाइम भी कम लगेगा इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में। तो लिहाजा सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ही तब्दील नहीं हो रही, बल्कि एक्सेलरेशन पर भी असर पड़ रहा है इसका इस तरीके से। लिहाजा वेलोसिटीज़ पर दो तरह से असरअंदाज हो रही है। एक तो हमारे पास ये देख रहे हैं टाइम हमारे पास कम है, तो लिहाजा इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी के स्क्वायर पर। और इस पर मैं अभी इसको इस वीडियो में प्रूव नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलस आ जाती है और इस वीडियो के स्कोप से ये बाहर है। तो लेकिन इस पर मैं एक अलग वीडियो ज़रूर करूंगा। तो अब एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है वी स्क्वायर के, या यूं कहे कि वी स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन एक और चीज़ है जो कि इस पर असरअंदाज हो रही है, इस एक्सेलरेशन पर है। एक तो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, जो कि आप जाहिर बात है ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो आपको डायरेक्शन चेंज में भी आपको उतना ही कम वक्त आपको चाहिए होगा। कम वेलोसिटी की सूरत में आपके पास वक्त ज़्यादा होगा। तो एक तो ये वेलोसिटी इस पर दो तरह से असरअंदाज ये हो रही है, तो ये भी स्क्वायर होगा। दूसरी चीज़ है रेडियस। रेडियस यानी आर, ये वो फासला है जो स्ट्रिंग का समझे कि लंबाई है, और ये प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। और जैसे कि अभी वेलोसिटी आर्गुमेंट पे हमने बात की थी, अगर ये रेडियस इतना ना हो, इससे ज़्यादा बड़ा रेडियस हो, चलिए मैं एक बड़ा रेडियस ले लेता हूँ। ये मेरे पास ये स्ट्रिंग की लेंथ ज़रा ज़्यादा हो गई है और ये एक बड़ा सर्किल बन रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर बिल्कुल वही है। वेलोसिटी वेक्टर वही है जैसा कि पहले था, और अब मुझे इसको यहाँ से इस बॉडी को इस पॉइंट तक मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, और इसका वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो गई है। मैग्नीट्यूड वही का वही है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी तब्दीली, अगर ये लेंथ इसकी कम होती तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कुछ कम वक्त लगता, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है और ये वाला डिस्टेंस जो है ये कम है। तो वेलोसिटी अगर ए सेम होती तो भी इसको ये डिस्टेंस जो था इसका बढ़ने की वजह से वेलोसिटी के चेंज में मुझे ज़्यादा वक्त लगता, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। तो हमें इस केस में, बड़े सर्किल की केस में, हमें कम एक्सेलरेशन दरकार होता। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ जो है ये किसी हद तक आपको एक समझ बूझ की हद तक आपको बताएगी। तो इसी तरीके से ये छोटे वे, अगर मेरे पास ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाना होता छोटे सर्किल में, तो मुझे ये आर्क लेंथ, जिसको हम कह सकते हैं ये जो फासला है, ये कम होता
बनिस्बत इस बड़े वाले पॉइंट पर डायरेक्शन को, उसी डायरेक्शन को तब्दील करके बिल्कुल दूसरी वैसी ही डायरेक्शन तक लाने के लिए, जबकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो लिहाजा आपको पता है कि एक्सेलरेशन बजाते खुद जो है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, और यहाँ पर डेल्टा भी हमारे पास कांस्टेंट है। लिहाजा अगर हमें एक्सेलरेशन में चेंज सेम चाहिए तो हमारे पास डेल्टा टी जो है वो लाजमी सी बात है कि हमें ज़्यादा चाहिए होगा। तो ये मैंने बड़े सॉफ्ट वे में और बड़े एक लूजली, बड़े ढीले ढाले अंदाज में आपको समझाया है, और ये कोई बहुत रिग्रेस तरीका नहीं है रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन को बताने का। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो इक्वेशन है कम से कम ये आपकी किसी हद तक ज़रूर समझ में आ गई होगी। अब मैं एक और प्रॉब्लम की तरफ बढ़ता हूँ, और बेहतर होगा कि चलिए मैं डीप स्पेस में एक सैटेलाइट का प्रॉब्लम करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे पास, मैं ज़मीन को बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक ज़मीन के गिर्द घूमता हुआ या किसी सैयारे के गिर्द घूमता हुआ कोई सैटेलाइट लेता हूँ। ये फ़र्ज़ कर लीजिए ये अर्थ है, ज़मीन है, और इसके गिर्द एक सैटेलाइट है, एक मसनूई सैयारचा है जो कि ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, ऑर्बिट में है, और ये इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स है ज़मीन की या इस प्लैनेट की जिसके गिर्द ये घूम रहा है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज़ाहिर बात है कि सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़मीन के सेंटर की तरफ इसको एक्ट कर रही है, इसको खींचने की कोशिश कर रही है। ये एक फोर्स है, और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है, वो इस तरफ है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 30 फीट पर सेकेंड स्क्वायर्ड है इस एक्सेलरेशन की। तो अब सवाल यह है कि इस सैटेलाइट की वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि ये अपने ऑर्बिट में रहे। तो अब हम a इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब फर्ज कर लीजिए कि ये जो इसका डिस्टेंस है, हमें डिस्टेंस बताना भूल गया था, सेंटर ऑफ अर्थ से या सेंटर ऑफ प्लैनेट से इसका जो डिस्टेंस है वो 6000 फीट, 6000 फीट ये इसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से। यानी कि जिस रेडियस की हम बात कर रहे हैं, जिस सर्किल के रेडियस की हम बात कर रहे हैं, वो रेडियस 6000 फीट है। और इसको पूरे एक सर्किल में जाना है, और हमें अभी बहुत सारी चीज़ें ग्रेविटी के हवाले से अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये v स्क्वायर ओवर r है, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो 30 फीट पर सेकेंड स्क्वायर्ड है, और v स्क्वायर अभी हमें नहीं मालूम, और r हमें पता है 6000 है, 6000 है, और मैं ख्याल है यूनिट्स को फिलहाल मैं नहीं लिखूँ तो जगह बचाने के लिए। तो अब 6000 को मैं उस तरफ ले जाऊँगा, तो ये v स्क्वायर मेरे पास जगह 6 टाइम्स 3 18, यानी 1,80,000 v स्क्वायर मेरे पास। अब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास वेलोसिटी जो है इसकी कितनी होनी चाहिए, जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो इसका मैंने 1,80,000 का स्क्वायर रूट मैंने लिया, तो ये बनेगा 424, 424, यानी कि वेलोसिटी जो है इसकी वो 424 फीट पर सेकेंड होनी चाहिए अगर इस सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में रहना है। अगर ये वेलोसिटी थोड़ी सी कम हुई, फर्ज कर लीजिए ये 424 ना हुई, बल्कि फर्ज कीजिए कि ये वेलोसिटी जो है इसकी कम हुई, 300 फीट पर सेकेंड हुई, 300 फीट पर सेकेंड हुई, तो क्या होगा? ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, या जो फोर्स, जो एक्सेलरेशन है इसका, ये इसको अपनी इस प्लैनेट की तरफ खींच लेगा। ये ज़मीन भी हो सकती है, कुछ भी। तो ये इस तरह से स्पाइरल पाथ बनाता हुआ इस प्लैनेट की, इस ऑब्जेक्ट की सरफेस से टकरा जाएगा, तबाह हो जाएगा, क्योंकि इसके पास वो वेलोसिटी नहीं है जिसको ऑर्बिट में रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट जो है, ये क्या इसे कहना चाहिए कि इसकी वेलोसिटी अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो 424 के मुकाबले में, फर्ज कीजिए कि चलिए 600 फीट पर सेकंड इसकी वेलोसिटी अगर हो, तो फिर क्या होगा?
फिर ये एक आउटवर्ड स्पाइरल बनाएगा और अपने ऑर्बिट से फरार हो जाएगा। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगली वीडियो में हम इस टॉपिक